तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री ने लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में सरकार के तरफ से एक स्थिति, सरकार की स्थिति, देश की स्थिति देश के सामने पार्लियामेंट के जरिए रखने की कोशिश की है। पहला सवाल, क्या ईरान की जंग के बावजूद तेल और गैस की सुचारू आपूर्ति सरकार की कामयाबी है? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये उनकी कूटनीति की सक्सेस है या उसकी जीत है कि जिसके जरिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भी हमारा सप्लाई अभी भी चल रहा है। यह प्रधानमंत्री के आज के बयान में पहली बार आया है। दूसरा सवाल, क्या ईरान जंग का असर भारत की विकास दर पर पड़ने की आशंका बढ़ गई है? क्योंकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया है कि कोविड की स्थिति हो सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या जंग को लेकर सरकार पर कमजोर विदेश नीति का विपक्ष का आरोप जायज है? इन तीन सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन सिद्धार्थ जरा भी पहले आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री का बयान आया, उसके बाद हमने देखा कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री ने कल साफ शब्दों में कहा कि देखिए, इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं है, यह लंबा चल सकता है, हमें इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए और एक सरकार के नाते यह देश को बताना बहुत जरूरी होता है। आज जब प्रधानमंत्री का बयान राज्यसभा में दिया गया, उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें सरकार की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि हम तो सभी से बात कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति की वजह से ही हमारे पास क्रूड ऑयल और बाकी जो सप्लाई है वो उसी तरीके से आ पा रहा है। आज का प्रधानमंत्री का बयान देखकर क्या आपको लगता है कि हम इकोनॉमिकली और उसके साथ साथ बाकी मुद्दों के साथ इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? साहिल, कल बाजार में गिरावट, आज बाजार में उछाल, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान और जो सदन में कहा गया उससे जोड़ना शायद उचित नहीं होगा। कारण यह है कि आपने देखा होगा कि कल जो सबसे बड़ा जो बाजार में एक उछाल ऊपर नीचे हुआ है, उसके पीछे कारण यह भी है कि ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान के साथ हमारी संधि को लेकर बातचीत चल रही है, ईरान ने मना कर दिया, मार्केट में उलटफेर हो गई, 5 घंटे में पूरी खबर बदल गई। इसलिए ये बाजार जो आज है वो विदेश में क्या हो रहा है उस पे फोकस्ड है। दूसरी तरफ बाजार से जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार पैसा निकाल रहे हैं। तो पहले तो ये आज, अब जो कहा गया उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निचोड़ है, व्हाट शुड वी रीड बिटवीन द लाइन? साहिल, शायद आपका प्रश्न ये है। तीन बड़ी बातें। पहला ये कि आगे बढ़ने से पहले सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं जो बाजार में उछाल हुआ है या घटा है वो प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से नहीं जोड़ रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर बाजार सभी चीजों पर ध्यान रखे रहता है। आपकी बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, लेकिन साथ साथ सरकार की तरफ से भी पहली बार एक आईना दिखाया गया जनता के सामने कि हम किस स्थिति में फंसे हुए हैं, किस वजह से यह हो सकता है कि हमें इस पूरी सिचुएशन से निकलने में एक लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। उस पर भी बाजार की नजर थी। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन जो हुआ है वो उसके बाद हुआ है, इसके लिए मैंने सिर्फ ये कहा था। सिद्धार्थ, आपकी बात साहिल, तीन बड़ी बातें और लगातार पिछले 15 दिनों से या 2 सप्ताह कम से रोज सरकार की एक अधिकारियों की बाजाब्ता कैमरा पे ब्रीफिंग हो रही है। तीन बड़ी बातें निकल के आती हैं। पहला, जो तेल थोड़ा बहुत और जो गैस उस हॉर्मुज के स्ट्रेट से निकल रहा है, ये आप समझो कि भीषण गर्मी में एक सूखे हुए नलके से चंद बूंद पानी के बराबर है। नलका खुला नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि गिलास भर पानी भी पूरा आ रहा है, और ये पूरे विश्व के लिए संकट है। पर हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि जिसने सबसे पहले बम गिराया इस्राएल पे, वो देश अमेरिका क्रूड ऑयल और गैस में बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है, बल्कि एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसलिए 3 सप्ताह पहले शायद ये किसी को भी अंदेशा नहीं था कि ये जो युद्ध है ये इतना लंबा चलेगा और ईरान इतना जबरदस्त एक प्रकार से एनर्जी सिक्योरिटी पे हमला करेगा। दूसरी बड़ी बात, जहां तक भारत की बात है साहिल, गैस में रैशनिंग चल रही है, पेट्रोल डीजल में कोई रैशनिंग नहीं है। और यह मैं मानता हूं कि बाकी देशों के कंपैरिजन में, खासकर अगर आप एशिया में ही आसपास देखें, तो कोई
पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और छोटे जगहों पे काफी किल्लत है, काफी दिक्कत है। दो ही देश हैं जहां से किसी भी प्रकार की मिसमैनेजमेंट नहीं है, वो चीन जिसके पास बहुत बड़ा रिजर्व है और भारत। अब इससे एक बात जुड़ के निकलती है कि भारत में जो क्रूड ऑयल के रिजर्व, साहिल जस्ट 30 सेकेंड्स आप मुझे दीजिए, क्रूड ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने में 2021 का जो फैसला हुआ था, ओडिशा में और कर्नाटका में एक और रिजर्व बनने का, इसमें देरी हुई है। मैं नहीं मानता हूं कि 5 साल का समय लगना चाहिए था इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में। ओडिशा में जमीन की दिक्कत बताई जाती है, इसलिए यह बहुत बड़ा एक लेसन है। और आखिर में साहिल, हमें अपने गैस की डिपेंडेंस वेस्ट एशिया से कम करके बाकी सोर्सेज की तरफ ले जानी पड़ेगी। 10, 15, 20% से ज्यादा डिपेंडेंस कहीं की नहीं होनी चाहिए साहिल। ठीक है, कुल मिलाकर अभी ये लॉन्ग टर्म नीति की बात हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हमारे सामने चैलेंज है कि अभी जो हमारी जरूरत है वो कैसे पूरी हो जाए। जो हमारे जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अटके हुए वो कैसे हम लोग वहां से निकाल सके, ताकि गैस की तुरंत जो किल्लत महसूस होगी वो कैसे पूरी की जाए। और उसके साथ साथ फिलहाल तो हमने राशनिंग नहीं शुरू की है, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए गैस की राशनिंग पहले से शुरू हो चुकी है। डोमेस्टिक पर इसका असर फिलहाल नहीं हुआ है। लेकिन शहजाद, जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया उसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी मुझे साफ नजर आता है, और जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कोविड में जिस तरीके से किसी भी पार्टी की राज्य में सरकार हो, उन्होंने सरकार के साथ मिलकर जिस तरीके से काम किया, उनको भी उन्होंने कहा है कि अच्छा काम किया गया। उस वक्त जो भी झगड़े हुए वो भूल जाते हैं हम, लेकिन आज की स्थिति में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार राज्य में हो, उन सभी ने अच्छा काम किया, उसका हमें फायदा मिला। और पहली बार सरकार के तरफ से विपक्ष के सामने हाथ बढ़ाया गया है और कहा गया है कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना है, साथ में मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। क्या आपको उम्मीद है कि विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा? साहिल जी, हम तो हमेशा इसकी पैरवी करते हैं। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परस्तु विग्रह प्राप्ते वयम पंचाधिक शतम। ये युधिष्ठिर जी ने बोला था महाभारत में कि जब पांडव और कौरव एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो वो 100 बनाम 5 होते हैं, पर जब वो एक एक्सटर्नल थ्रेट, चाहे वो कोविड की चुनौती हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया की चुनौती हो, या आज जो चुनौती निर्माण हुई है वेस्ट एशिया में, जब हम लड़ते हैं तो हम 105 होकर लड़ते हैं। ये हमेशा से हमने बताया है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक पूरे ऑल पार्टी मल्टी पार्टी डेलीगेशन को भेजा था भारत के पक्ष को रखने के लिए। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तो वो उत्तम उदाहरण थे कि नरसिम्हा राव जी के एक कहने पर वो चले गए थे और भारत का केस लड़कर आए थे। हाँ, आज की बात ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति का लोहा मान रही है, चाहे वो अलेक्जेंडर स्टब हो, चाहे वो कर्नल मैकग्रेगर हो, बाकी लोग भी हो, कह रहे हैं कि भाई टोरंटो हो, टेल अवीव हो, तेहरान हो, भारत की मल्टी अलाइंड पॉलिसी जो है वो काम कर रही है। इसलिए हमारी शिप्स भी आ रही है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा भी है, भारतीयों को भी वापस ला रहे। पर जैसे एक धुरंधर नीति होती है तो एक ल्यारी गैंग भी होता है, और वो ल्यारी गैंग जिस प्रकार से झूठ फैला रहा है। और साहिल जी, मैं आपसे केवल 30-40 सेकंड लूंगा इस ल्यारी गैंग का असली चेहरा दिखाने के लिए। पिछले सप्ताह आपने मुझे अवसर दिया था आपके शो में आने का, याद है वो डिबेट क्या हो रही थी? शिवालिक नंदा देवी आ रहे हैं क्या? शिवालिक नंदा देवी आए, जग लाड़की भी आई, एक्वा टाइटन भी आए, जग वसंत भी आ रहा है, पाइन गैस भी आ रहा है। पवन खेड़ा ने झूठ बोला था, नहीं बोला था? फिर बोला था पवन खेड़ा ने कि ईरान की शिप भारत के वाटर्स में डूब गई है, डुबा दी गई है, और बोला कि ईरान के साथ हमारे सारे संबंध खत्म हो चुके हैं। ईरान ने स्टेटमेंट दिया कि भारत हमारा दोस्त है और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी शिप्स को जाने देंगे। किस प्रकार से ये झूठ फैला रहे थे? 2011 की एक पिक दिखाकर 2026 में डोमेस्टिक सिलेंडर की शॉर्टेज है ये दिखाने का प्रयास किया गया। राम रसोई पर झूठ बोलने की कोशिश की गई, और आज भी ये झूठ नहीं समाप्त हुआ है। अभी अपने साथ जराबी जी बैठे हैं, आपको पता है कल पवन खेड़ा ने अनाउंस किया कि इस्लामाबाद में तेहरान और वॉशिंगटन की मीटिंग हो रही है, और वो लोग जाकर पाकिस्तान में जाकर जो है बातचीत कर रहे हैं। तेहरान ने इस पूरे बात को खंडन किया है। यह अलग बात है कि इजराइल ने भी बोला है कि हम अपने मिलिट्री ऑपरेशंस बंद नहीं कर रहे हैं, पर पाकिस्तान परस्ती का ऐसा कौन सा भूत चढ़ा है कि भारत को हर स्टेज में अंडरमाइन करना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आज तो मुझे लगा अखिलेश जी बैठेंगे तो अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भाई, महंगाई के बारे में कल ही बोला ना राहुल जी ने, 5 रुपए पेट्रोल और डीजल पर भारत हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए, 5 रुपए। कैन यू इमेजिन? 2021 से 26 आ गया,
डीजल और पेट्रोल पर भारत की सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 15-20% वर्ल्ड में बढ़ गया है। 5 रुपए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानों की कमर तोड़ने के लिए बढ़ाया है। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी प्रो मैक्स, पीक हिपोक्रेसी। कल ऑल पार्टी मीटिंग है, राहुल गांधी नहीं आना चाहते। राहुल गांधी कहते हैं कि यह मोदी की नीति है। राहुल गांधी की विदेश नीति विदेशियों की नीति थी। एक फोन आता था ट्रिंग ट्रिंग तो अमेरिका के आदेश पर 26/11 पर हमला बंद कर देते थे। एक फोन आता था ट्रिंग ट्रिंग तो ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर देते थे। एक फोन आता था ट्रिंग ट्रिंग तो इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करना रोक देता था। और वाजपेयी जी करते थे तो चिदम्बरम और सोनिया गांधी खड़े होकर उसका विरोध करती थी। तो यह विदेशियों की नीति नहीं, आज भारत की एक विदेश नीति है जिसका लोहा थरूर और तिवारी भी मान रहे हैं। थरूर और तिवारी भी मान रहे हैं। हाँ, वही बात है। थरूर और तिवारी को बोल दीजिए गद्दार। वही इंतजार कर रहा था कि आप शशि थरूर का नाम कब ले, क्योंकि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मल्टी अलाइन। कुछ ही दिन पहले मैंने शशि थरूर के ट्वीट पे वो जो एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो लिखा हुआ था, उसमें मैंने ये शब्द देखा हुआ था कि आजकल भारत की नीति मल्टी अलाइन नीति है। और एग्जैक्टली वही शब्द शहजाद आपके अभी के बयान में भी मैंने यहां पर देखा। कुछ ही दिन पहले मैंने शशि थरूर के ट्वीट पे वो जो एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो लिखा हुआ था, उसमें मैंने ये शब्द देखा हुआ था कि आजकल भारत की नीति मल्टी अलाइन नीति है। और एग्जैक्टली वही शब्द शहजाद आपके अभी के बयान में भी मैंने यहां पर देखा। अखिलेश जी, आपको दिक्कत क्या हो रही है? ये मल्टी अलाइन नीति से आपकी दिक्कत है, या जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं आज की स्थिति में? सबसे पहले तो मुझे जानना है, क्यों राहुल गांधी को लगता है कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बेतुका है? कोई मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का जो लोकसभा में दिया गया और राज्यसभा के भीतर आज स्टेटमेंट दिया गया। साहिल भाई, मैं अपेक्षा करूंगा जितने खामोशी से आपने बीजेपी प्रवक्ता को बिना डिस्टर्ब के निर्वाध सुना, अब बोलने दिया, मुझे भी ऐसा अवसर मिलेगा। देखिए साहिल भाई, ये मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल चल रहा है, समझे ना आप? आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल, 12 सालों से विश्व गुरु के आत्मनिर्भर भारत का अमृत काल चल रहा है। आज मोदी जी पार्लियामेंट में बोले, कल भी बोले थे। जब ये युद्ध नहीं शुरू हुआ था उसके पहले भी राहुल जी ने कहा था कि इस पे आइए बात कर लेते हैं। तो अहंकारी किसी की राय नहीं मानता है। जब पानी सर से ऊपर जाता है तब अहंकारी की आंख खुलती है। फिर जब पार्लियामेंट चल रहा था तब राहुल जी ने कहा बाकायदे कि आइए हम लोग पार्लियामेंट में बहस करते हैं। बड़ी गंभीर समस्या पश्चिम एशिया से होने जा रही है, शुरू हो गई है। हमें इस पे अभी से रणनीति बना लेनी चाहिए। विपक्ष सरकार से कहता है कि आइए हम मिलकर काम करें। साहब बहादुर, नहीं, मुझे नहीं कोई बात करनी है, अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 30 अवसर हैं पिछले 12 सालों में, 30 अवसर से ज्यादा। जब और बाद में जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो बिलबिला करके सबको साथ, अरे हम तो शुरू से साथ काम करने को तैयार हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे पहले कांग्रेस ने, राहुल जी ने, विपक्ष ने, पूरे विपक्ष ने ऐतिहासिक एकता दिखाई और कहा कि हम लोग साथ में हैं, आइए बैठते हैं, बात करते हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के छक्के छोड़ा कर रख दिए जाएंगे। बात भी हुई, आए भी, मीटिंग भी हुई, लेकिन साहब दिल्ली से उतर के मीटिंग में नहीं आए, बिहार में वोट मांगने प्रचार करने चले गए। उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई आर पार्टी, उसमें भी साहब नहीं आए। बात दरअसल में यह है कि आप किसी की सुनेंगे नहीं, आपके पास इतना ज्ञान है नहीं। खी विदेश नीति नहीं होती है। आज भारत 10 दर्जनों कमेटियों में मेंबर है, चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन उसकी आवाज कोई है? आप एक स्टैंड लेके रहते तो दोनों देश आपकी बात सुनता। आज जिस हरमुज से रोजाना 3 से 5 टैंकर एलपीजी एलएनजी आती थी, आज 28 दिन में 5 आ रहे हैं, जो 2 आज आएंगे, परसों आएंगे, उसको लेकर के आप समझ लीजिए। और आप बता रहे हैं कि कोरोना जैसी संकट से बचने उबरने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास यही एक काम है और कोई काम नहीं है। हम सबको देश को पता है, कभी भी मोदी जी देश की समस्याओं के लिए गंभीर हुए ही नहीं है। अपना चुनाव लड़ने के अलावा
और सरकारें लूट के बनाने के अलावा और सत्ता चुनाव लूटने के अलावा कभी किसी राष्ट्रीय मुद्दे पे कभी गंभीर हुआ ही नहीं है। अपने पास अकल नहीं है भाई। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है, विपक्ष की सुन लो। देखिए आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी की सुन लो ना। देखिए जी हाँ, नहीं देखिए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सभी से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इजराइल से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ईरान से भी उन्होंने बात की, और तीनों लोगों से उन्होंने, मतलब तीनों देशों के जो मुख्य नेता है उनसे उन्होंने बात की हुई है। जो खाड़ी देशों के बाकी नेता है उनसे 2 बार प्रधानमंत्री बात कर चुके हैं। यह भी आज पार्लियामेंट के भीतर कहा गया है। और उससे भी बड़ी बात जिसका मैंने जिक्र किया, भाई उन्होंने तो लायरी वायरी कहा था, मैं तो वो सब चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों कह रहे हैं कि भाई सही कर रही है सरकार, सभी से बातचीत होनी चाहिए, कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मल्टी अलाइन नीति होनी चाहिए। भाई कांग्रेस की भी तो कोई नीति हमको समझ में आ जाए ना, कि अखिलेश जी शो में आकर कुछ कहते हैं, वहां पर शशि थरूर जब पार्लियामेंट के बाहर बात करते हैं तब कुछ और कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन उससे भी हो जाता है सर। आप सुनिए, अब मैं बोलूं, सुनिए, कंफ्यूजन आप दूर कर ली, अभी फिर और दूर कर दे रहा हूं। देखिए आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं फला देशों से बात कर रहा हूं। यही बात तो 25 दिन पहले कही गई थी ना, तब क्यों नहीं की? आज जब पानी सर से ऊपर गया तब ना बात कर रहे हैं। आपत्ति इसी बात की है। पूरे देश को आप संकट में जब डाल देते हैं और देशवासी संकटग्रस्त हो जाते हैं, सुबह रात भर लाइनों में लगा देते हैं और सबको त्रस्त कर देते हैं, तब आपकी नींद खुलती है। कुल मिलाकर सर के ऊपर चला गया, कुल मिलाकर विपक्ष का एक बार फिर यह आरोप है जब पानी ऊपर से चला जाता है तब सरकार उनके पास पहुंच जाती है। क्या नहीं रशीद किदवई, क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? ऑल पार्टी मीटिंग तो हर इस तरीके की सिचुएशन में हो चुकी है और पार्लियामेंट में इस तरीके से बयान जो है वो भी प्रधानमंत्री इस तरीके से दे चुके हैं। सरकार की तरफ से दूसरा बयान यह आ चुका है इसमें। क्या यह आरोप सही है? और उसके बाद शहजाद उस पर जवाब देंगे। उसके बाद रशीद किदवई। जी साहिल, ये आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए विपक्ष और सरकार में कोई इस तरीके का तालमेल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बड़ा विश्वास नहीं है, मतलब पूरा ट्रस्ट डेफिसिट है। और सरकार जब विषम परिस्थितियां आती है, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तब विपक्ष की तरफ हाथ बढ़ाता है और विपक्ष भी उसको हाथ को बिल्कुल झटक देता है। देखिए जिस तरह के हमारे मित्र शहजाद पूनेवाला ने विपक्ष के प्रति भाषा का इस्तेमाल किया कि एक फॉरेन कंट्रीज के से की पॉलिसीज होती है, डिक्टेट होती है नेता प्रतिपक्ष की, ये तमाम गंभीर आरोप है। इस सब में देखिए आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की तरह एक राष्ट्र में एक नेशनल कंसेंसस था कि विदेश नीति के ऊपर सरकार का जो मत होता था उसको विपक्ष एक तरीके से समर्थन करती थी, विरोध भी करती थी, लेकिन वो विरोध पर्सनल नहीं होता था, वो उसमें मतभेद होता था, मनभेद नहीं होता। आज जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और दोनों पक्ष उसके लिए शायद जिम्मेदार है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना है। क्यों जब इजराइल गए थे युद्ध छोड़ने से एक दिन पहले, क्या प्रधानमंत्री को कुछ जानकारी थी, कुछ इंडिकेशन मिला और उसके लिए क्या तैयारियां हुई थी? क्योंकि ये युद्ध जो है ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये पूरा विश्व इसमें शामिल हो गया है। हम इस बात को लेकर के, और जो हमारे मित्र सिद्धार्थ भी कह रहे थे कि एक बहुत बूंद बूंद करके एक गिलास है और आवश्यकता एक पूरी बाल्टी की है, उसमें कोई समस्या का हमारे पास समाधान नहीं है। सरकार दावे कर रही है, दावे तो जो जैसे गालिब का शेर है कि हम खुशी से मरना चाहते हैं कि तेरे वादों पे एतबार होता। हमने देख चुके हैं कोविड में हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। और जो फॉरेन रेमिटेंसेस का जो मामला है, 50 बिलियन डॉलर के फॉरेन रेमिटेंसेस आते थे गल्फ से, उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न आ गया है। ये तो सारी छोटी मोटी बातें, बड़े सारी समस्याएं यहाँ के पर। जल्दी से रशीद एक सवाल का जवाब, उसके बाद मुझे शहजाद इसका जवाब देंगे, लेकिन जल्दी से आपसे पूछना है, क्या आपको लगता है कि अब कोई बड़ा फैसला सरकार की तरफ से होने की उम्मीद आपको लग रही है? रैशनिंग तक अब तक हमने फैसला नहीं लिया है, क्या इसके लिए अब विपक्ष की मदद सरकार को लगेगी, इसीलिए अब ये ऑल पार्टी मीटिंग और ये सारी चीजें? साहिल, काश मैं आपकी बात का जवाब इस बात का देता कि हाँ ऐसा मुमकिन है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देश में एक पैनिक का माहौल है और लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें अब में जमा करना चाहते हैं, गैस सिलेंडर हो या जो भी हो, और विपक्ष बिल्कुल सरकार के साथ नहीं देगा, जैसे सरकार विपक्ष का साथ नहीं देती किसी भी मुद्दे पे। तो यहाँ के ऊपर देश के अंदर भी एक विषम स्थिति, अगर ताली दोनों तरफ से बजती है, समस्याएं होंगी। कुल मिलाकर ताली दोनों तरफ से बचती है। मैं सिर्फ हाँ, चलिए साहिल जी, मैं इसी से शुरुआत करता हूं, पर मुझे केवल 30-40 सेकंड दे देना अधिक, ताकि मैं सारी बातों का जवाब दे सकूं। ये मेरा लियारी गैंग रेफरेंस तो खराब लगा, साहिब बीबी और गुलाम बुरा नहीं लगा ना किसी को? और साहिब बीबी और गुलाम तब बोला जा रहा है जब आप अपने नेता की नहीं सुन रहे, थरूर और तिवारी की,
और थरूर और तिवारी जी ने कोई पहली बार मल्टी अलाइंड पॉलिसी की बात नहीं की है। हमने हमेशा से कहा है कि नेहरू वॉज नॉन अलाइंड, टुडे इंडिया इज ऑल अलाइंड, और यह बात पूरी दुनिया मानती है। प्यूटन से लेकर जेलेंस्की तक एक व्यक्ति बात कर सकता है, नरेंद्र मोदी। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक एक व्यक्ति बात कर सकते हैं, भारत के नरेंद्र मोदी। SCO हो या चाहे वो वेस्टर्न कैंप हो, दोनों जगह बात कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी। तेहरान और तेल अवीव में सेतु बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी। टोरंटो के विषय में, कनाडा के विषय में क्या बोल रहे थे? निज्जर की किलिंग में हम लोग इन्वॉल्व थे, क्या हुआ उस पर? अभी कनाडा ने क्या स्टैंड लिया है? कुछ नहीं बोलना है। मैंने 2 उदाहरण कोट किए। और साहिल, आपका शो क्योंकि लाखों लोग देखते हैं और आज तक का 5 बजे 6 बजे का शो बहुत महत्वपूर्ण होता है। पवन खेड़ा ने 2 झूठ बोले, कल मध्यस्थता का झूठ, उससे पहले शिवालिक नंदा देवी का। कभी भाजपा को भी जवाब मिलेगा आपके शो के प्लेटफॉर्म से कि भाई ये झूठ के ऊपर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? 5 रुपए हिमाचल में बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल पर, उस पर कभी स्टैंड मिलेगा क्या पार्टी का? और मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं, और राशिद जी ने तो मुझे बड़े होते हुए देखा है पार्टी में, मैं कांग्रेस में था एक समय पे। राशिद जी, मैं आपसे आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं, जब कोई भी ऐसी स्थिति होती थी, वाजपेयी जी या मोदी जी ने कभी भी देश की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े नहीं किए। पर आज ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया, तमाशा बोला प्रणिति शिंदे ने, फेलियर बोला खड़गे जी ने, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, खून की दलाली बोला। ये जब सेना ने प्रमाण दिया, भाई ओसामा को मार दिया, ओबामा ने अनाउंस किया, किसी रिपब्लिकन ने सवाल नहीं उठाए। कोविड की 2 वैक्सीन बन रही थी, पुणे में 1 वैक्सीन बनी, उस वैक्सीन के ऊपर इन्होंने फाइजर और मॉडर्ना की सेल्स शुरू कर दी थी। और वैक्सीन मत लेना, बीजेपी की वैक्सीन है। बताइए ना राशिद जी, इसमें कौन सा भाजपा का या मोदी जी का गलत का कदम था? उन्होंने तो बोला सब साथ में और कोविड से लड़ने के लिए, उसमें भी मखौल उड़ाया गया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार से एआई समिट हुआ, एआई समिट तो राशिद किदवाई जी, वो मोदी जी का बर्थडे पार्टी तो नहीं था ना? नंगे होकर चले गए, नंगे होके, और नंगे होकर गए तो अखिलेश यादव जी ने बोला कि अखिलेश प्रताप सिंह गलत कर रहे हो, फिर भी मानने को तैयार नहीं। अरे मोदी का विरोध करो, देश का विरोध मत करो, देश की नीति का विरोध मत करो। मतलब सरकार का स्टैंड यानी देश का स्टैंड, ये आपको कहना है शहजाद? देखिए, सरकार का स्टैंड देश का स्टैंड होता है, लेकिन सरकार का स्टैंड एक तरफा बात नहीं कहनी चाहिए शहजाद पुणेवाला को। देश में विरोध में ट्रेन की पटरियां उखाड़ी गई, रशीद भाई, उखाड़ी गई। जॉर्ज फर्नांडिस जिसको मंत्री बनाया भाजपा ने, उसका भी जवाब दे। चलिए अखिलेश जी, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद जरा इकोनॉमी पर बात होनी चाहिए, क्योंकि उसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री ने कुछ चीजें कही है, उस पर भी जरा बात करना जरूरी होगा। अखिलेश जी, आपका जवाब देखिए, पहली चीज ये जान लीजिए साहिल भाई कि हमारे प्रधानमंत्री, 1 मिनट बीच में नहीं भाई, अब सुनिए साहिल भाई, एक बात जान लीजिए, ये बच्चा देश का मानता है, जानता है कि मोदी जी से कुछ नहीं होगा। कोई मोदी जी से किसी को उम्मीद नहीं है। सिर्फ भाषण देना, परनिंदा और प्रशंसा करना मोदी जी के बस में कुछ नहीं है। ही खिखी विदेश नीति नहीं होती। स्वयंभू अपने आप को कितना बड़ा गुब्बारे में हवा भर के आप प्रोजेक्शन करते रहिए, लेकिन वो गुब्बारे की हवा है। हाँ, दुनिया में जरूर मोदी जी छा गए हैं, ही खिखी गले मिलने से लेकर के, और विदेशों में भी गटर से गैस बनाने के दिन रात लाखों मीम्स दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के तैर रहे हैं। क्यों भाई? आपके अपने आचरण और व्यवहार से हम भारतवासियों को बुरा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह से बातें आ रही हैं, इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये हमारे देश की गरिमा बढ़ाई जा रही है क्या? बात कर रहे हैं। और जहां तक रही बात, ठीक है, तेल के दाम की, जब $40 था तब भी आपने 20-20 रुपए, 18-18, 30-30 रुपए ज्यादा पेट्रोल पे कमाया, 40 लाख करोड़ रुपए कमाए आपने। आज आपको अगर हार्मूज से तेल नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? सुनिए प्लीज सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोलता भाई मेरे। आज अगर हार्मूज से हमारा टैंकर एकदम निर्बाध नहीं निकल के आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? 5 विदेश नीति को लेकर राजनीति और स्टूडियोज में तो चलती रहेगी, चर्चा में भी आती रहेगी, लेकिन देश की जनता कहीं ना कहीं तेल और गैस को लेकर आंसू बहा रही है, और इसी बात को लेकर देश के लोगों में चिंता भी है। अखिलेश जी एक मिनट, जरा संजीव अहलूवालिया जी के पास भी मुझे जाना होगा, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री एक बार फिर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग है, और जिसके वजह से कोई भी बड़ा शॉक इस तरीके से हमें सहन करना पड़े तो उसके लिए हम कहीं ना कहीं तैयार रहेंगे। दूसरी बात, संजीव जी, उन्होंने एक बार फिर इस बात का जोर दिया हुआ, इस बात पर जो चर्चा हम 3 दिन पहले कर चुके हैं कि हम अलग अलग स्रोतों से गैस और ऑयल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से क्रूड ऑयल, गैस की कमी भारत के भीतर नहीं होगी।
क्या आपको लगता है कि आज की स्थिति में जो दावा किया गया है वो सचमुच में जमीन पर उतर पाएगा, या आने वाले जिस तरीके से युद्ध चलता रहेगा उस पर वो निर्भर रहेगा? तो साहिल जी, मेरा तो व्यू ये है कि देखिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद रहता है तो लगभग 20% जो विभिन्न प्रकार के तेल और उनके पदार्थ का ग्लोबल मार्केट है उस पर असर पड़ता है। तो 20% की अगर कमी हो जाती है तो निश्चित ही दाम बढ़ जाएंगे। अब जब दाम बढ़ जाते हैं तो जो देश जिन्होंने अपना खजाना काफ़ी भरपूर रखा है वो बड़े दामों पे भी तेल खरीद के अपना काम, घरेलू काम और औद्योगिक काम और बाकी पूरे इकोनॉमी का काम वो चला सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत जो है वो सबसे टॉप इस तरह का देश है। बहुत से अमीर देश हैं जिनका खजाना हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर ये ज़रूर है कि अगर ये जो लड़ाई है अगर ये मात्र 2 या 3 महीने चली तो हमारे पे कोई बहुत लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में दाम बढ़ेंगे, और मैंने पहले भी कहा था आपके शो पे साहिल भाई कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि जो बढ़ोतरी है दाम में वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं, ताकि उपभोक्ता भी समझे कि कठिन समय है और उसको बचत करनी है तेल के इस्तेमाल पे। फिलहाल तो सरकार सब काम कर ही रही है। कोई दावा नहीं किया गया, सिर्फ औद्योगिक तेल जो है उस पर उन्होंने दाम बढ़ाए हुए हैं और जो प्रीमियम पेट्रोल है उस पर दाम बढ़ाए हुए हैं। लेकिन एक संक्षेप में आपसे आखिर में यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दूसरी बार इस बात का जिक्र किया है कि लंबे समय तक में स्थिति अगर ऐसी ही रहती है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह गंभीर परिणाम का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? बिल्कुल, अब देखिए, उन्होंने तो शायद यहां तक कहा था कि कोविड की स्थिति फिर से वापस आ जाएगी, जो कोविड में था वो हो सकता है यहाँ। अब वो एक व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है। मैं नहीं समझता कि कोविड जैसा जो भीषण हम लोगों का समय हम बीता है हम पे वो वापस आएगा, पर ये ज़रूर है कि हम सरकार के फाइनेंसेस पे प्रेशर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। आज अगर 3.5% इन्फ्लेशन है तो फिर वापस हम 4.5 या 5 पे भी जा सकते हैं। अगर सरकार के पास आज पैसा है भरपूर के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे खर्च करे, अपना एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, वो पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि हमें अन्य कामों पे वो उसको लाना पड़ेगा वगैरह। इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, 7% की वजह से 5.5 भारत के वित्त मंत्री ने भारत के सामने अगले साल का बजट पेश किया था पार्लियामेंट के भीतर। अलग अलग योजनाओं के लिए कुछ रकम उस बजट में रखी गई है। एलोकेशंस पहले से हो चुके हैं अलग अलग मंत्रालयों के लिए, अलग अलग विभागों के लिए। अब युद्ध की स्थिति के बाद उस पर भी उसका क्या असर होगा उस पर भी नजर रखना जरूरी होगा। और कल खास करके सर्वदलीय बैठक पहली बार इस पूरी स्थिति को लेकर बुलाई गई है, उस पर क्या चर्चा होती है, सरकार के अगले कदम क्या होते हैं उस पर भी नजर बनाए रखेंगे।